Assalamu alaikum students. As you all know that in previous lecture we discussed about three types of materials which are conductor, insulator and semiconductor. I hope that you understand these three materials very well. Now today's our topic is Ohm's law, which is also another important law of this chapter. So let's start our today's lecture. First of all, we define Ohm's law. Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage across it, provided the physical conditions like temperature constant. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. कब होगा? जब फिज़िकल कंडीशंस जैसा कि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें. तो टेम्परेचर एक बुनियादी फैक्टर है जिसको हमने लाजमी कांस्टेंट रखना होता है. ये टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए. अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. तो टेम्परेचर को कांस्टेंट अगर रखें तो उस सूरत में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट भी जो कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. तो ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है. अगर इसका हम बेसिक फार्मूला देखें तो I इज़ इक्वल टू वी ओवर आर, जो कि हमने इसी स्टेटमेंट से ही ड्राइव किया है. ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन करूँगा. सो इट हेल्प्स डिटरमाइन द करंट इफ़ द वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस आर नाउन एंड वाइस वर्सा. तो अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे तीन क्वांटिटीज़ मेंशन की गई हैं. I करंट, V वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, R जो है ये रेजिस्टेंस है. तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हमें करंट फाइंड आउट करना हो कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर हमें वोल्टेज और उस कंडक्टिंग मटेरियल की रेजिस्टेंस पता हो तो हम आसानी से करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके अलावा अदर टर्म्स, अगर ये जो तीन टर्म्स हैं इनमें से हमें कोई सी भी दो क्वांटिटीज़ मेंशन की गई हों, दी गई हों, तो हम तीसरी को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. ये लिखा होना चाहिए एनी टू क्वांटिटीज़ इफ़ प्रोवाइडेड देन थर्ड क्वांटिटी कैन ईजिली बी फाउंड. मतलब कि कोई सी भी हमें इन तीनों क्वांटिटीज़ में से कोई सी दो क्वांटिटीज़ अगर हमें मिली हुई हो, डाटा गिवन हो, तो हम थर्ड क्वांटिटी को ईजिली बाय यूजिंग ओहम्स लॉ फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसको इसी जो लास्ट पॉइंट को समझने के लिए एक ओहम्स लॉ ट्रायंगल नीचे ड्रा किया गया है. जब भी आप ओहम्स लॉ ट्रायंगल ड्रा करें तो उसके लिए जो है एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा की गई है. आपने इसको तीन सेक्शन में डिवाइड करना है. अपर सेक्शन में हम वोल्टेज रखेंगे, नीचे I और थर्ड वन पे रेजिस्टेंस रखेंगे. तो यहाँ से अगर हम देखें तो तीन फार्मूलाज हम ड्राइव कर सकते हैं कि जैसे V को अगर हम इक्वल करें तो यहाँ पर हम दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो V इज़ इक्वल टू आई आर, ये फर्स्ट फार्मूला बन जाएगा जो कि हमने इसी रिलेशन से ही ड्राइव किया. मतलब क्या हुआ कि अगर हम रेजिस्टेंस को उस तरफ ले जाएं राइट साइड लेफ़्ट साइड पर तो V इज़ इक्वल टू आई आर फार्मूला बन जाएगा. ऐसे ही अगर हमें क्या करना हो, I निकालना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दो क्वांटिटीज़ को, यह एक लाइन शो की गई है, इसको हम समझेंगे ये एक फ्रैक्शन है या अपॉन है. तो इसलिए यहाँ से हमें को सेकंड फार्मूला ड्राइव हो जाएगा जो कि क्या बनेगा, I इज़ इक्वल टू वी अपान आर. तो इसी को यही फार्मूला यहाँ मेंशन किया गया, I इज़ इक्वल टू वी. डिवाइड लिख दें या फ्रैक्शन डाल दें या ओवर आर, बात सेम ही है. ऐसे ही थर्ड फार्मूला के अंदर अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो फिर क्या हो जाएगा, फार्मूला वही जो है दूसरा हम अदर साइड पर जो है इन दो क्वांटिटीज़ को ले लेंगे और यहाँ पर इसको फ्रैक्शन कंसीडर करेंगे तो R इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, V अपान I. तो ये तीन फार्मूलाज हैं जो कि हम ओहम्स लॉ की मदद से हमने ये तीनों ड्राइव किए हैं. तो फर्स्ट फार्मूला में ये शो कर रहा है कि अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो तो हम वोल्टेज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकंड फार्मूला में ये बता रहा है कि क्योंकि ये तीनों ओम्स लॉ से ड्राइव किए गए हैं, तो सेकंड फार्मूला हमें ये बता रहा है कि अगर हमें अप्लाइड वोल्टेज और रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल गिवन हो तो हम आसानी से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. थर्ड फार्मूला के अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर हमें वोल्टेज और करंट दिया गया हो
तो हम उस कंडक्टिंग मटेरियल की, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखें, इसी जो स्टेटमेंट ओम्स लॉ की थी कि हमने ये जो फार्मूला है I=V/R, ये कैसे ड्राइव किया है, इसको हम बताते हैं इस सेकंड स्लाइड के अंदर। कि कह रहा है कि मैथमेटिकली ओम्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज I, ये जो हमने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी थी कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, उसी चीज़ को हमने मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर I करंट को शो कर रहा है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। नेक्स्ट हमने लिखा है वोल्टेज V, जो अप्लाइड वोल्टेज को शो कर रहा है। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन कौन सा है, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मीन्स इफ़ वी इंक्रीज वन क्वांटिटी, मीन्स इफ़ वी इंक्रीज वोल्टेज then current will also increase, or if we decrease voltage current will also decrease. So this is the mean of directly proportional. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, या अगर हम एक क्वांटिटी को कम कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो ये मैथमेटिकली जो ऊपर हमने स्टेटमेंट पढ़ी उसको हमने मैथमेटिकली लिखा, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब वो कह रहा है कि अगर हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करें, तो हम जानते हैं कि व्हेन एवर वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देन टू थिंग्स विल हैपन। फर्स्ट वन इज़ साइन ऑफ इक्वलिटी साइन, एंड अदर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विल कम इन द गिवन फार्मूला। तो जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो एक तो इक्वल का साइन आता है, दूसरे नंबर पर कोई ना कोई हमें वहाँ पर कांस्टेंट रखना होता है। So introducing the constant of proportionality, the resistance R in the above equation we get। तो कह रहा है कि अगर हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो इक्वल का साइन आ जाएगा। तो इसको हम चाहे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखें या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखें, बात सेम ही होती है। तो V इज़ इक्वल टू साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव किया तो इक्वल का साइन आ गया, साथ में ये करंट वैसे, और R यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, जो कि यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसको यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमने, ये जो R है, जब भी हम ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन की बात करेंगे, जब भी हम ओम्स लॉ की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमने R को चेंज नहीं होने देना। R तभी चेंज, रेजिस्टेंस चेंज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल चेंज नहीं होगी जब तक हम टेम्परेचर को चेंज ना होने दें। तो यहाँ बताया जा रहा है कि R जो है रेजिस्टेंस इज़ कांस्टेंट। तो यहीं से ये फार्मूला ड्राइव किया गया। अगर हम R को लेफ़्ट साइड पर ले जाएं तो यहाँ पे भी हमें R डिवाइड करना पड़ेगा और इधर भी R डिवाइड में आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा I=V/R, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड के अंदर पढ़ चुके हैं। सो ओम्स लॉ कैन आल्सो बी अंडरस्टूड बाय वाटर टैंक एंड वाटर फ्लो एनालॉजी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम अगर ओम्स लॉ को समझना चाहें तो एक सिंपल सी डायग्राम से भी हम ओम्स लॉ को आसानी से समझ सकते हैं। वो कैसे भी, यहाँ पर हमें एक वाटर टैंक दिखाया गया है और यहाँ पर एक पाइप है जिस पे से ये वाटर फ्लो आउट कर रहा है। अगर हम देखें कि जो टैंक में जो पानी है, यहाँ पर बोल रहा है कि जितनी हाइट होगी इस वाटर की, इस टैंक की, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ पोटेंशियल, यानी वोल्टेज के इक्वल ले रहे हैं। और सेकंड जो है, यहाँ पर जो पाइप है इसमें से जो करंट फ्लो वाटर फ्लो कर रहा है, इस फ्लो को हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ करंट। और यहाँ पर एक नैरो पाथ दिखाया गया है, एक पाइप का जो है नैरो पाथ है। ये नैरो, इसके जो नैरोनेस है, इसको ये शो कर रही है रेजिस्टेंस को, कि ये जितना नैरो ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जितना नैरो कम होगा उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर देखें, अब सिंपल से अगर हम उसी चीज़ को देखें, क्योंकि हमने वाटर टैंक की जो हाइट है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं वोल्टेज, और जो पानी फ्लो कर रहा है उसको हम ले रहे हैं एज अ करंट। तो देखें, अगर हम इस वाटर टैंक की हाइट बढ़ाते जाएं, मिसाल फॉर एग्जांपल वाटर लेवल यहाँ तक है, तो उस वक्त फ़्लो पानी का डिफरेंट होगा। अगर हम इसी वाटर टैंक की हाइट बढ़ा दें तो अंडरस्टूड सी बात है, उसके अंदर जो वाटर होगा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, पानी की मिकदार बढ़ जाएगी, और जितनी पानी की मिकदार बढ़ती जाएगी उसकी हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी, उतना ही पानी जो है
इस पाइप में से तेज़ी से फ्लो करेगा। तो मतलब क्या हुआ, पानी की जो हाइट थी उसको हम ले रहे थे एज अ वोल्टेज, जो पानी का फ्लो था उसको हम ले रहे थे एज अ करंट। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे पानी की हाइट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पानी का जो है वो फ्लो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो सिमिलरली कि जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पानी का जो फ्लो है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर, क्योंकि इस फार्मूले को हम देखें, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वी के, लेकिन करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रेजिस्टेंस अपान में है। तो यहाँ पर करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये जो पाइप है इसको तंग करते जाएंगे जितना ज़्यादा, उतना ही पानी का फ़्लो जो है वो आगे की तरफ कम होता जाएगा। तो फ़्लो को हम करंट ले रहे हैं, तो इसलिए जितनी हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतना पानी का जो फ़्लो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यही हमें इस फार्मूले से भी शो हो रहा है कि अगर हम रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे तो करंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर हम इस पाइप को जितना खोलते जाएंगे, इसका जो एरिया है इसको बढ़ाते जाएंगे, ये जो नैरो एरिया है इसको हम बढ़ा दें, अगर पाइप का जो एरिया है अंदर का इसको बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली करंट का जो पानी का फ़्लो है वो भी इंक्रीज़ होगा। जब पानी का फ़्लो इंक्रीज़ होगा तो हम बोलेंगे कि करंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमें डायग्राम दिखा रही है। इस डायग्राम को हम बोलते हैं कि वाटर टैंक एनालॉगी। ओम्स लॉ को हम इसकी मदद से भी आसानी से समझ सकते हैं। ये जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया है इसकी मदद से भी बोल सकते हैं कि जैसे अब रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर लगा हुआ है उसकी वैल्यू फिक्स है, मिसाल 2 ओम है, 2 ओम है। तो जैसे जैसे हम ये जो वोल्टेज है बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाते जाए, मिसाल फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने 3 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया तो उस वक्त करंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। फिर हमने इस वोल्टेज को बढ़ा दिया, 3 की बजाय हमने 5 या 9 वोल्टेज की बैटरी यहाँ लगा दी तो ऑटोमेटिकली करंट तो इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे ही जब हम ऐसे ही जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है करंट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम कि हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को फिक्स रखा हुआ है, इसको चेंज नहीं होने दे रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो फिर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब इसको लिमिटेशंस, मतलब ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, तो ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर सर्किट्स इन विच डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, डिवाइसेस आर कनेक्टेड। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ओम्स लॉ जो है वो ऐसे सर्किट्स के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता जहाँ पर नॉन लीनियर डिवाइसेस लगाए गए हों। अब नॉन लीनियर कौन से होते हैं? ऐसे सर्किट एलिमेंट्स जैसे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आईसीज हो गई, ये सारे जितने भी होते हैं ये नॉन लीनियर डिवाइसेस होते हैं। इनके अंदर वोल्टेज को बढ़ाने से करंट इंक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर जो है ये जो है जितने भी नॉन लीनियर डिवाइसेस होते हैं ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, कि इनकी जो है टेम्परेचर की वजह से इनकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करती रहती है, तो इसलिए इनके ऊपर जो है ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो ऐसा सर्किट इसके अंदर इस तरह के डिवाइसेस लगे हुए होंगे, ट्रांजिस्टर, डायोड्स वगैरह, तो उसके अंदर ये ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जांपल दी गई है इस ओम्स लॉ की, जो फार्मूला हमने पढ़ा उसको समझने के लिए। मैं बोल रहा है कि अगर एक 4 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा हो किसी भी रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 15 ओम, तो बोला जा रहा है कि उस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ओम्स लॉ इस्तेमाल करते हुए उसको फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन के अंदर हम गिवन डाटा लिखेंगे। हमें बताया गया कि आई कितना है, करंट कितना है 4 एम्पेयर, रेजिस्टेंस कितनी है 15 ओम, और मैं बोला जा रहा है कि वोल्टेज फाइंड आउट करो कि उस रजिस्टर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हम जानते हैं कि ओम्स लॉ के मुताबिक फार्मूला क्या होता है, V = IR। हमने वैल्यूज़ को पुट किया, V I की जगह 4 और मल्टीप्लाई R की वैल्यू है 15, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया 60 वोल्टेज हमने फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही सिमिलरली वी कैन आल्सो फाइंड अदर क्वांटिटीज़ इफ़ एनी 2 ऑफ देम इज़ गिवन। ऐसे ही बोल रहा है कि अगर हमें, जैसे यहाँ पर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना था, अगर हमें वोल्टेज दिया गया हो और रेजिस्टेंस दी गई हो तो हमें करंट बोला जाए कि कितना सर्किट में फ़्लो करेगा, वो हम ओम्स लॉ के फार्मूले से जो कि I = V/R था उससे निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें वोल्टेज और करंट दिया गया और रेजिस्टेंस बोली जाए तो फिर हम वो भी R = V/I जो हमने ऊपर ट्राइंगल के अंदर फार्मूला पढ़ा था उसकी मदद से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ओम्स लॉ का टॉपिक।
इसको आप जो है इस लेक्चर को बार बार देखिए। जिसको लेक्चर जब आप बार बार सुनेंगे तो ये आपका टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा। इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन रिक्वेस्ट आपसे वही है कि काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ DAE इलेक्ट्रिकल नॉलेज 04। तो DAE आपने कैपिटल देना है, इलेक्ट्रिकल का E कैपिटल, नॉलेज का K कैपिटल, स्पेस 04। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। काइंडली आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को जो है इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपके जो ये टॉपिक्स हैं ये इजीली क्लियर आउट हो जाएं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।